दोस्तों हम इंसान लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम एक ऐसे ग्रह को खोज निकाले जहां पर फ्यूचर की जनरेशंस रह सके और जहां पर हम ह्यूमैनिटी को बसा सके। कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंग और एलोन मस्क जैसे लोग मानते हैं कि हम इंसान स्पेस को दूर तक एक्सप्लोर करने के काबिल हैं। लेकिन इंसानी स्पेस हिस्ट्री में हम अभी तक सिर्फ चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजने में कामयाब हुए हैं और शायद अगले कुछ 20 से 30 सालों में मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाए। लेकिन क्या हम कभी पूरे यूनिवर्स की सैर कर पाएंगे, या फिर कहूं तो क्या हम स्पेस को कॉलोनाइज कर पाएंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि हम स्पेस को कॉलोनाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आई थिंक अब आप इस वीडियो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो? मत भूलो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी कभी और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड का। नंबर 1, ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, स्पेस को कॉलोनाइज करने का पहला और फिलहाल तक पॉसिबल तरीका तो वही है जो आज तक हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम स्पेस क्राफ्ट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अभी कुछ सालों में मार्स पर और उसके बाद किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट की ओर, और एक दिन जब हम वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद हम किसी दूसरे प्लैनेट की ओर चल देंगे। लेकिन ये तरीका काफी टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब इंसानी लाइफ के लेवल पर तो टाइम कंज्यूमिंग है ही, बाकी यूनिवर्स के लेवल पर तो हमें इसके लिए अगर 10 लाख साल भी लग जाए तो वो भी थोड़ा सा समय ही होगा। अगर हम धीरे धीरे इंटरस्टेलर ट्रैवल करने की कला में माहिर हो गए तो एक दिन हम स्पेस को कॉलोनाइज कर सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर कॉलोनीज बसाना चाहे तो वहां पर हमें कितने लोग भेजने होंगे? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम मार्स पर कॉलोनीज बसाना चाहे तो हम 100-200 लोगों को भेजकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम में कॉलोनीज बसाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 40,000 लोग तो वहां जाने ही चाहिए, और इनमें मैन एंड वुमेन इक्वल नंबर में हो, जिससे कि वहां पर रिप्रोडक्शन की साइकिल कंटिन्यू की जा सके। लेकिन यहाँ पर खतरा ये है कि अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो हजारों लोगों की जान और हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का सपना दोनों खतरे में आ जाएंगे। नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल कंडक्टर्स। स्पेस कॉलोनाइजेशन का हमारा दूसरा आइडिया छिपा है यूनिवर्सल कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट साल 1940 में हंगरी के एक मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचकर नहीं दिया था, लेकिन हम इसका इस्तेमाल पूरे मिल्की वे और क्या पता शायद पूरे यूनिवर्स को कॉलोनाइज करने के लिए कर सकते हैं। उनका आइडिया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट प्रोब्स को बनाना। अब ध्यान से सुनिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम एक रोबोट प्रोब को डेवलप करेंगे और अपने चांद पर भेजेंगे। वो रोबोट प्रोब वहां पर जाकर आयरन और निकल जैसे सब्सटेंसेस को फाइंड करेगा और एक कंप्लीट सेल्फ वर्किंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश करके एक नया प्रोब बनाएगा। अब वो नया प्रोब किसी और प्लेनेट या फिर मून पर जाएगा और सेम प्रोसेस वहां पर रिपीट करेगा। अब एक प्रोब से बने 2, फिर 2 मिलकर 4 बनाएंगे, 4 से 16 और 16 से 256, और इसी तरह ये फिगर एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। कुछ ही समय में हमारे पास इतने सारे प्रोब्स हो जाएंगे कि हम पूरी मिल्की वे में फैल जाएंगे, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस टाइम पर हम इन प्रोब से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को अचीव कर पाएंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में कितनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 3, डायसन स्फीयर। हमारे चैनल पर मैं आपके लिए डायसन स्फीयर से रिलेटेड एक वीडियो ला चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने सूरज के चारों ओर डायसन स्फीयर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाएगी, और उस एनर्जी से हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 4, लाइफ हंटिंग साइबॉर्ग एक्सप्लोरर्स। हमारे अगले कॉन्सेप्ट का नाम है साइबॉर्ग एक्सप्लोरर्स। इसे साल 1960 में नासा के एक वैज्ञानिक मैनफ्रेड क्लाइनेस ने दिया था। साइबॉर्ग एक तरह से एक ह्यूमन रोबोट होगा, मतलब होगा तो वो इंसान ही, लेकिन उसे इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी आसानी से जीवित रह सके। अब इसे ध्यान से समझना।
जब हम स्पेस में किसी हैबिटेबल प्लैनेट की खोज करते हैं तो हम सबसे पहले वहां पर ऑक्सीजन और पानी की अवेलेबिलिटी को देखते हैं। फिर वहां का टेम्परेचर भी सुइटेबल होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी। मतलब इसमें बहुत सारी झंझट है यार। तो अगर हम अपने ऑर्गन्स को कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दे कि हम इन चीजों के बिना ही या फिर 50-50 वाले कंडीशंस में भी आसानी से रह सके तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। केविन वॉर्विक नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर इस कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। उनका कहना है कि अगर हम असल इंसान के बदले सिर्फ इंसानों के दिमाग को इम्प्लांट करके किसी स्पेस प्रोब या सॉफ्टवेयर डिवाइस में लगा दे तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरकरार रखते हुए स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एज यू नो कि इंसानी दिमाग को इम्प्लांट करने जैसी चीज हम आज के समय में तो सोच भी नहीं सकते। मतलब फिलहाल तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। सैड। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंटरस्टेलर ट्रैवल। अब अगर हम अपने ह्यूमन ब्रेन को किसी स्पेस प्रोब में इम्प्लांट नहीं कर सकते तो हमारे पास सबसे बेहतर तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। मतलब नॉर्मल नहीं बल्कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज्यादा स्मार्ट निकले और वो उन चीजों के बीच के लिंक को फाइंड कर सके जिन्हें हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग समझते हैं। ये हमारे लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वर्म होल्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा डेवलप ना कर बैठे कि एक दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ही को ले डूबे और हमें ही अपना गुलाम बना ले। सेकेंडली, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंसानों जैसे दिखने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीइंग्स को डेवलप करें और उन्हें ही स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से दूर दूर की जगहों पर भेजें। इन दिस वे हम बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। नंबर 6, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों, स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी जाती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम ह्यूमंस पहले से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बने हैं और फ्यूचर में हम स्पेस कॉलोनाइजेशन जरूर करेंगे। याद कीजिए कि एक समय ऐसा भी था जब हम पूरी धरती को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम इस पर राज करते हैं। ये चीजें हमने धीरे धीरे सीखी है और ये हमारे एवोल्यूशन का ही हिस्सा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्यूचर में हम इंसान इस तरह से इवॉल्व होंगे कि हम एटलीस्ट मार्स पर तो सस्टेन कर ही लेंगे और हमें कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होगी। नंबर 7, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेराफॉर्मिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती पर लाइफ भी किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड के थ्रू यूनिवर्स के किसी और कोने से ही आई थी। इस थ्योरी को हम पैंसपर्मिया थ्योरी कहते हैं। माना जाता है कि किसी प्लैनेट से कॉमेट या एस्ट्रॉयड के थ्रू यहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से खुद को इवॉल्व किया और फिर अपने आप की पॉपुलेशंस को बढ़ाते हुए सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर लाइफ में कन्वर्ट किया। अगर हम कुछ इस तरह की टेक्निक को किसी दूसरे ग्रह पर भी लगाए तो हो सकता है कि वहां पर फ्यूचर में लाइफ कंडीशंस डेवलप हो जाए। इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेराफॉर्मिंग कहते हैं। यहाँ हमें एक बात याद रखना होगा कि हमें हर एक प्लैनेट के हिसाब से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करना होगा जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जल्दी से जल्दी इवॉल्व कर पाए और वहां के एटमॉस्फेयर को हमारे हिसाब से बना पाए। नंबर 8, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियो। आखिर में मैं आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियो की टेक्निक को बताने वाला हूँ। इसमें होगा क्या कि हम इंसान के पैदा होने के पहले ही एम्ब्रियो को इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सस्टेन कर पाएंगे। ये प्रोसेसेस काफी हद तक बायोलॉजिकल होगी और इसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल मशीन्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये टेक्निक अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम एम्ब्रियो को जेनेटिकली मॉडिफाई ना करना चाहे तो हम इंसान में भी बायोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं और उसके डीएनए को मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि ये सारी चीजों के बारे में हम सोच सके, क्योंकि हम इंसानों को अभी भी डीएनए और जेनेटिक्स की इतनी भी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं हुई है कि हम इसे मॉडिफाई कर सके, और वो भी इस तरह से कि हम दूसरे ग्रहों पर जिंदा रह सके। लेकिन आई एम श्योर कि हम फ्यूचर में तो इतने काबिल जरूर हो जाएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इन तरीकों के बारे में? क्या हम इन तरीकों को यूज करके स्पेस को कॉलोनाइज कर सकते हैं?
अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी स्पेस से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है जिसे कि आप हमारे वीडियोस में देखना चाहते हो तो हमें अपने टॉपिक्स को सजेस्ट जरूर करना। कमेंट्स में जाओ और अपने टॉपिक्स लिखो। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।